हेलो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया कोऑपरेटिव बैंक में और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे MQH बेग साहब के साथ, जो जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं और साथ साथ अपने बैंकिंग के अलावा फ़िलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जामिया कोऑपरेटिव बैंक अपने 25 साल पूरे होने पर एक शानदार जश्न मना रहा है और ये खुशी का मौका है चूँकि ये बैंक एक बहुत लंबा सफ़र तय करते हुए लोगों को मजबूत करता चला आ रहा है। बेग साहब न सिर्फ एक बैंकर हैं बल्कि एक फ़िलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और जामिया के अलुमनाई होने के साथ साथ उन्होंने कई सारी स्कॉलरशिप की भी शुरुआत की है, जिससे गरीब और कमज़ोर लड़कों को जो फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं हैं उनको मजबूती मिल सके, उनको मदद मिल सके। तो आइए इन सभी मुद्दों पे हम बात करते हैं बेग साहब से। हेलो, मैं आपका स्वागत करता हूं ओखला टाइम्स में। इस वक्त मैं मौजूद हूं जामिया कोऑपरेटिव बैंक में और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब MQH बेग साहब आज हमारे साथ हैं और आज जामिया कोऑपरेटिव बैंक को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पे हम आज उनसे बात करने आए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 25 साल का सफ़र रहा है जामिया कोऑपरेटिव बैंक का, इसके बारे में सर आप बताइए। इतना लंबा सफ़र और इतना शानदार सफ़र। देखिए, 1991 में जब मेरे वालिद जो है वो हैदराबाद के सफ़र पे थे, तो वहाँ पर जो है कुछ टैक्सी ड्राइवर से बात करके उनको ये लगा कि यहाँ पर जिस तरह से लोग टैक्सी के ड्राइवर अपने ख़ुद मालिक होते हैं टैक्सी के, तो वहाँ से उनके उसमें आया कि क्यों ना ऐसी चीज़ हम करें कि जैसे दिल्ली में भी जो है लोग अपने ख़ुद मालिक बन जाएं, उसके मकान के मालिक बन जाएं, गाड़ी के मालिक बन जाएं। तो उन्होंने उस वक्त वो सपना लेके वहाँ से दिल्ली आए और यहाँ आते ही जो है उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। ये काफ़ी लंबा सफ़र था क्योंकि उस वक्त भी जो है वो कुछ इस तरह का वक्त था कि कामों में बड़ी मुश्किलें हुई, लेकिन उनकी लगन इतनी ज़्यादा थी कि वो उसके ऊपर भारी ना पड़ सकें और उनको जो है वो कोऑपरेटिव बैंक बनाने का लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस मिलने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि ओखला इलाके में जहाँ पर इस बैंक को रजिस्टर्ड कराया गया, उस इलाके के अंदर जो है लोग बैंकिंग से डरते थे और उसको ममनू समझते थे। वो समझते थे कि बैंकिंग करना जो है वो मना है। बहरहाल उसको समझाने में बड़ा वक्त लगा, लेकिन मेरे वालिद उसमें भी कामयाब रहे और उन्होंने जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है बैंकिंग से जोड़ा, जो उस वक्त शुरुआत जो है वो चंद लोगों से हुई थी। आज हमारे 97,000 जो है अकाउंट होल्डर हैं और 14,000 अल्हम्दुलिल्लाह बैंक के शेयर होल्डर हैं। तो इस तरीके से ये 25 साल का सफ़र रहा, लेकिन उन्होंने उसके अंदर कामयाबी बखूबी हासिल करी। उसका सिर्फ जो वो था उसका ये था कि उनका जो जज्बा था वो जज्बा उनके दूसरी परेशानियों पे भारी पड़ता गया, उन्हें कामयाबी मिलती गई। जो मेन मकसद उनका बैंक बनाने का था वो ये था कि गरीब मिलके अपनी ताकत बढ़ाएं और कहीं भी उनका ये मकसद नहीं था कि हम जो है वो बड़े लोग तो बड़े अपनी ताकत बढ़ाते ही हैं, लेकिन उनका एक ही वो था कि गरीब और गरीब मिलें। यानी जब 1 लाख गरीब मिल गए तो उनके छोटे छोटे अकाउंट से ही हमारे यहाँ मान लीजिए 250 करोड़ का डिपॉज़िट आ गया। तो 250 करोड़ के डिपॉज़िट से हम लोगों ने जो है वो यहाँ लेंडिंग शुरू करी। धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है वो बहुत छोटे छोटे लोन देने शुरू करे। वो ठेली वाले को भी दिए, वो फुटपाथ वाले को भी दिए, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो दुकान, जो फुटपाथ वाले थे वो दुकान पे चले गए, दुकान वाले जो है वो मकान पे चले गए। इस तरह से जो है वो अपनी गाड़ी भी हो गई। तो इस बैंक ने जो है एक बहुत बड़ा समाजी बदलाव किया, ना कि सिर्फ अपने लिए किया, देश के लिए भी किया। क्योंकि जब वो बैंक से जुड़े तो उनका मकसद ये था कि ये जो है वो कंट्रीब्यूशन करें, देश की तरक्की के अंदर भी कंट्रीब्यूट करें। तो उन्होंने जो है फिर उनको जो है वो उनको इनकम टैक्स देना सिखाया। धीरे धीरे जो है यहाँ के लोगों ने इनकम टैक्स बड़े पैमाने पे देना शुरू करा। फिर उससे उनको मजबूती आई, उनको लगा कि हाँ, हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उससे जो है उनके अंदर और ताकत बढ़ती चली गई और धीरे धीरे जो है वो आज 25 साल के सफ़र में जो चीज़ें चंद लोगों से शुरू हुई थी वो हज़ारों लाखों तक पहुँच गई। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल। वो उनका एक शेर वो हमेशा पढ़ा करते थे हर जनरल बॉडी मीटिंग में कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत
बहुत अच्छा सर। सर हमने ये भी सुना है कि आपके चेयरमैन बनने के बाद इस बैंक में जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो भी अब ये बैंक किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजिकली कहीं भी पीछे नहीं है। तो सर इसके बारे में आप बताएं कि कैसे आपने इस पूरे बैंक को डिजिटाइज़ किया और किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। देखिए, मैंने जब एज ए डायरेक्टर 2010 में इस बैंक को ज्वाइन किया, उससे पहले मैं अपने कारोबार में था। बहरहाल ये तो ऑनरेरी वर्क है, लेकिन क्योंकि मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग से है, तो मुझे लगा कि मैं अपने प्रोफेशन, अपने इंजीनियरिंग का कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाऊँ। जबकि मैं जो है वो आईटी से नहीं था, लेकिन मैंने उसके ऊपर लोगों से स्टडी करी, अपने साथ के लोगों से पूछा। फिर मैंने देखा कि बैंक के अंदर जो परेशानियां हैं वो आगे बढ़ने में क्या अड़चने हैं। तो सबसे पहले मुझे लगा कि हमारे बैंक में सीबीएस नहीं है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बैंकिंग के अंदर जो है वो बाद में मस्ट भी हो गया, और रिज़र्व बैंक ने जो है वो कंपलसरी कर दिया कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सबको अपने यहाँ सीबीएस लगाना है। लेकिन हमने उससे बहुत पहले ही अपने यहाँ सीबीएस कर लिया था। उससे हमें आसानी ये हुई कि रिज़र्व बैंक जो मुख्तलिफ 55-56 रिपोर्ट्स जाती हैं वो पहले मैनुअल बनती थी। अब मैनुअल करने का आदमी में जो है वो नहीं बचा, मैनुअल काम नहीं कर पाते, लेकिन वो सीबीएस के अंदर वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट होती हैं और हम टाइमली जो है रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट सबमिट करने लगे। इसके अलावा मैंने जो है वो एक और सॉफ्टवेयर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, उसे कहते थे ALM, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर। उसके अंदर हमारे किसी तरीके की भी अगर कहीं हैवी कैश या हैवी कैश विड्रॉल या किसी तरीके की भी ऐसी चीज़ जो सस्पिशियस हो वो अकाउंट में अगर हो रही है तो अपने आप नोटिफिकेशन आता है और उससे जो है पता चलता है कि इस बैंक में कोई ना कोई, इस अकाउंट के अंदर कोई सस्पिशियस काम हो रहा है। उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उस वक्त जो है वो कुछ मीडिया ने जो है हमारे चला दिया कि जामिया बैंक में जो है वो 126 करोड़ रुपए जो है वो उसमें डोरमेंट अकाउंट में जमा हुए हैं। तो उसके अंदर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आया और हमारे बैंक के अंदर उन्होंने जो है जब सर्च करी तो उनको ये लगा, और वो उस AML सॉफ्टवेयर की वजह से वो चीज़ें जो उनको 3-4 दिन लगते वो ओवरनाइट हमारे यहाँ से रिपोर्ट्स लेके चले गए और हम लोगों को जो है एकदम क्लीन चिट मिली। उसमें भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैंने जो है वो अपने यहाँ ATM इंट्रोड्यूस किया। ATM जो है आने से लोगों को जो है वो एक फ़ायदा हुआ, क्योंकि आज की डेट में जो है वो सॉफ्ट कैश जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो उससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। जो कि लोगों को जो है लगता था कि हम जो है हमारे पास अगर ATM होता तो हमें आसानी होती। ATM आने से क्या हुआ कि लोग जो है पॉस सिस्टम यानी पॉइंट ऑफ सेल किसी दुकान से उससे ख़रीद फरोख्त भी कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे उससे जो है वो डीजल पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, और इवन हमने जो है वो टैक्स पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, यानी अगर आपको टैक्स जमा करना है तो आप उससे टैक्स भी जमा कर सकते हैं। तो इससे भी जो है वो ऐसे लोग जो दूसरे बैंकों के अंदर पहुंच नहीं सकते थे और उनको जो है उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे पास कभी ATM आएगा, तो उनको ATM भी मिला और उनको वो कार्ड की सहूलत भी मिली। तो उसके भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो जो लोग जो है नीचे दबे और कुचले लोग थे उनको लगता था कि हम कभी बैंक में घुस नहीं सकते, वो अपना ATM चलाने लगे। उससे आगे हमने जो है वो अभी अपने बैंक के अंदर रिसाइकलर इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि मैं समझता हूँ ओखला के इलाके में क्या बड़े बड़े अभी नेशनलाइज बैंकों में भी रिसाइकलर नहीं लगे हुए हैं। वो हमारी रिसाइकलर में क्या होता है कि ATM कम कैश डिपॉजिट, यानी आप उसी मशीन से विड्रॉल भी करें और उसी मशीन से अपने अकाउंट में पैसा भी जमा कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब 24 आवर आप जो है बैंकिंग कर सकते हैं, 24 आवर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। सर बैंकिंग से जुड़ा एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूं कि ओखला के इलाके में बैंकिंग को और डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे और भी लोग हैं जो अभी भी बैंक से कहीं ना कहीं कतराते हैं वो उन तक वो मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, और कुछ ऐसी स्कीम जो आप बताएं कि जो हमारी वीडियो के माध्यम से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन तक पहुँचे कि बैंक में हमारी क्या बेहतरीन स्कीम है उन लोगों के लिए जो बैंकिंग में बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, मैं जो लोग हमारा अभी बैंकिंग सिस्टम से जुड़े नहीं हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि वो हमारे बैंक में आएँ। हमारे बैंक का स्टाफ जो है बहुत ही सपोर्टिव है। आप आइए और उनके साथ बैठिए। आपको अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे बैंक का स्टाफ आपका फॉर्म भी भरवाएगा,
आपको जो है वो अकाउंट भी खोलेगा। अगर आप मेंबर बनना चाहेंगे तो बैंक के मेंबर भी बन जाएंगे। बैंक का मेंबर जो है वो बनने के अगर आपको बैंक से किसी तरह की माली इमदाद चाहिए तो आपको जो है वो बैंक का मेंबर होना ज़रूरी है, और आप 1,000 रुपये का शेयर लेकर बहुत आसानी से बैंक के मेंबर बन सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी अपनी कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, आप जो है वो फुटपाथ पे पटरी लगाना चाहते हैं, या दुकान लेना चाहते हैं, या गाड़ी लेना चाहते हैं, तो अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आप जो है वो बहुत सहूलत से 2 गारंटी दिलवा के अपने यहाँ से लोन ले सकते हैं, जिसकी हमारे बैंक में हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। हज़ारों मिसालें हैं जिसके थ्रू जो है लोगों ने अपनी गाड़ी, अपने मकान, दुकान लेके अपना कारोबार बहुत अच्छे से चला रहे हैं। सर, हम जानते हैं कि आप जामिया के एलुमनाई भी हैं, और इसके अलावा आप जो लोगों के लिए फ़िलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। सर, इस पे थोड़ा रोशनी डालिए कि किस तरह से सोशल एक्टिविटीज़ में और फ़िलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में आपका या जामिया कोऑपरेटिव बैंक का कैसा रोल रहा है और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जामिया जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जामिया के अंदर पढ़ाई करके आदमी जो है वो अपने को ज़मीन से जोड़ के आसमान को देखता है। तो ये जामिया ने सिखाया है, जामिया के हमारे उस्तादों ने सिखाया है। और मेरे वालिद मरहूम जो है मिर्ज़ा फ़रीदुल हसन बेग, वो भी जामिया के अलुमनाई थे, और उन्होंने जो है वो ना कि सिर्फ बैंक बनाया, उन्होंने ज़ाकिर बाग सोसाइटी बनाई, उन्होंने जो है वो आज़मगढ़ के अंदर जो है वो डिग्री कॉलेज बनाया, बीटीसी कॉलेज बनाया, बीएड कॉलेज बनाया, और इसके बाद एक वॉइस ऑफ आज़मगढ़ के नाम से एक एफएम रेडियो भी बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने जामिया से, अपने उस्तादों से सीखी। हम लोगों ने भी अपने उस्तादों से और अपने वालिद से चीज़ें सीखी हैं, और जो उनके काम थे उनको हम आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि जामिया बैंक को बने 25 साल हो गए, लेकिन इसके बाद भी बहुत ज़रूरतें हैं जो होनी चाहिए। तो अभी 1 साल पहले हमने जो है वो जामिया नेशनल फाउंडेशन का क़याम किया, जिसको इस मकसद से बनाया कि जो बच्चे जो है वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहे सिर्फ इस बिना पे कि उनके पास जो है वो पैसा नहीं है, तो हमने जो है वो लोगों के साथ एक जामिया नेशनल फाउंडेशन बना के एक पूरी ट्रस्ट बनाई है, और उससे लोगों को जोड़ना शुरू किया है, और काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोगों ने लोगों की फ़ीस रियम्बर्स करी हैं। आगे हमारा इरादा जो है वो ये है कि हम एक अपना स्कूल खोलें, जामिया नेशनल फाउंडेशन जो है वो अपना स्कूल खोले, क्योंकि इस इलाके के अंदर अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो एक अच्छे स्कूल की है। क्योंकि बहुत जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को जो है वो अच्छे बड़े स्कूलों में भेज पाते हैं, लेकिन जो माँ बाप ऐसे हैं कि पढ़े लिखे भी हैं लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेजना चाह रहे भेज पाते सिर्फ पैसे की वजह से। तो हमारा इरादा आगे यही है कि हम लोग जो है वो एक ऐसे स्कूल का क़याम करें जो एक अच्छे स्टैंडर्ड का स्कूल हो, और लोग फ़ख्र महसूस करें उसमें, इस स्कूल में बच्चे को अपने पढ़ाने में। सर, एक सवाल और, आम तौर पे जैसे आपकी ज़िंदगी होगी लगातार मशगूलियत से भरी हुई, इसके बावजूद भी सर आपके बारे में, हम आपकी शख्सियत के बारे में ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि इसके अलावा आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए आपकी दूसरी हॉबीज़ क्या हैं सर? देखिए, अब तो जो है वो मेरी हॉबी बस जो है वो यही है कि जो मेरे वालिद के काम थे उन कामों को जो है वो मैं देख के अच्छे से चलाऊं, और सचमुच अब जो है वो कोई हॉबी नहीं है, सिर्फ यही हॉबी है, और इसी में मुझे ताकत और हिम्मत दोनों मिलती हैं। चलिए सर, एक लास्ट सवाल आपसे सर, बहुत सारे यूथ हैं जो हमारे पेज से जुड़े हैं, जो आपकी वीडियो देखेंगे, उन सबको, पार्टिकुलरली ओखला के यूथ को, चूँकि ओखला टाइम्स ओखला का चैनल है, उन सबको आपका मैसेज क्या रहेगा कि अभी के बदलते दौर में और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ गया है, वो अपने आप को इस भीड़ में आगे कैसे निकालें? देखिए, ऐसा है कि मैं सिर्फ जो है वो उन बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो जो भी काम करना चाहते हैं, नौकरी जो है वो जिसको नौकरी मिल जाए वो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है, अगर नौकरी नहीं मिलती है तो पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वो कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के अपना रोज़गार पैदा कर ही लेगा। आप लोग आगे आइए, और जब ज़रूरत पड़ेगी, इत्तेफाक ऐसा है कि अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे पास एक फ़ोन आया, और उन्होंने बताया कि मास कम्युनिकेशन के ही जो है वो में पढ़ाते हैं जावेद साहब, वो पहले फ़र्स्ट बैच के यहाँ से पास आउट हैं, कि मेरा ही एक स्टूडेंट था,
और उसको जो है ईस्ट दिल्ली राइट्स में उनके कैमरे वैमरे सब जला दिए गए, तोड़ दिए गए। तो वो बेचारा जो है वो ऐसे बैठा हुआ है, तो हम उसकी सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो आप भी इसके अंदर कुछ सपोर्ट करें। तो मैंने उनसे वादा किया कि उनके कैमरे में जो मुझसे सपोर्ट होगी मैं पूरी करूँगा। तो इसलिए कहते हैं सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ दो चीज़ें पकड़ लें, एक मेहनत और एक ईमानदारी। अगर मेहनत और ईमानदारी आपके अंदर है तो दुनिया में कोई आदमी आपको जो है वो नीचा नहीं गिरा सकता। तो इन्हीं शानदार अल्फाज़ों के साथ, इन्हीं शानदार बातों के साथ कि मेहनत और ईमानदारी अगर आपके पास है तो आपका कोई नीचा नहीं गिरा सकता, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ ओखला टाइम्स के लिए। अक़दस समी फ्रॉम ओखला टाइम्स।